नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में उठा नगरोटार आतंकी हमला, विपक्ष ने की शहीदों को श्रद्धांजलि और रक्षा मंत्री से बयान की मांग। सरकार ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला। दसवें दिन भी नहीं चली संसद, प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर अड़ा विपक्ष। नोटबंदी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग। डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 13 सदस्यों की समिति, चंद्रबाबू नायडू करेंगे अगुवाई। ओडिशा और पुडुचेरी समेत 5 मुख्यमंत्री शामिल। सिनेमाघरों में फिल्म से पहले बजेगा राष्ट्रगान, स्क्रीन पर देखना होगा राष्ट्रध्वज। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन में अमल के आदेश। जीडीपी में मामूली बढ़ोतरी, जुलाई से सितंबर के बीच 7.3% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। 6 महीने के शीर्ष पर बुनियादी क्षेत्र की प्रगति। और आइए देखते हैं पहली खबर। अब सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और तिरंगा दिखाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़े होकर इसका सम्मान भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा घरों में फिल्में दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा और पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज होगा। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि ये देश और मातृभूमि हमारी है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का इसको ड्रामेटाइजेशन नहीं होगा नेशनल एंथम का। मूवीज़ के बीच में या सीरियल्स के बीच में आप एकदम से बजा नहीं सकते। कोर्ट ने आदेश लागू करने के लिए केंद्र को 1 सप्ताह का वक्त दिया है। वहीं राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर छापने या दिखाने की मनाही होगी। राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। आज देश में ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि संविधान के एक भाग को पूर्णता से नहीं ले सकते और दूसरे को इग्नोर कर दे। राइट्स एंड ड्यूटी साथ साथ चलेंगी, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक मर्यादा है, हमारा सम्मान है और हमें सभी को मिलकर इसके बारे में जो है उस गरिमा को कायम रखना चाहिए। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही अहम है और सभी नागरिक को हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वजा को सम्मान प्रदर्शन करनी चाहिए। कोर्ट का आदेश एक जनहित याचिका पर आया है। इसमें फिल्में दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाने के समुचित नियम बनाने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म का शो शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा और उस वक्त स्क्रीन पर तिरंगा दिखना चाहिए। विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। विराग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं इस जो आज का आदेश है इसको थोड़ा सा विस्तार में समझना चाहूँगा। किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आदेश आज का आया है? ये आदेश राष्ट्रगान को सम्मान के साथ गाया जाए, उसमें एक पिटीशन PIL फाइल की गई थी और आज ये उन्होंने एक इंटरिम आदेश जारी किया है और मामले की आगे सुनवाई फिर से अगले साल जनवरी-फरवरी में होगी। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ 6 आदेश पारित किए हैं अलग अलग तरीके से। उन 6 आदेशों में एक ये आदेश भी है कि अब सिनेमा घरों में पिक्चर चालू होने के पहले, मूवी चालू होने के पहले राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा और जब राष्ट्रगान चलेगा उस समय पर्दे में तिरंगा झंडा दिखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस फैसले से देश में जो एक नेशन, एक भारत का, एक राष्ट्रवाद का एक जो पूरा एक प्रतीक है वो मजबूत होगा। और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें। और विराग, जो जानकारी मिल रही है कि
इस तरह की जो एक परंपरा थी, हालांकि कोई इसका आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता कि सरकार की ओर से या फिर कोर्ट की ओर से कोई ऐसा आदेश था। चीन युद्ध के समय और उसके बाद इसी तरह की एक परंपरा की शुरुआत पूरे देश में की गई थी। क्या कमोबेश उस वक्त भी शायद देशभक्ति या देश के प्रति लोगों के सम्मान और उसे जोड़ने की कवायद थी और उसको आज एक बार फिर से कोर्ट के जरिए अब ये कोर्ट ने कहा? हाँ, न उसको निश्चित तौर पे आप उस तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर बजाय राष्ट्रगान के एक परंपरा चालू हुई थी जब न्यूज रील चला करती थी, जिसमें कि हम समाचारों के माध्यम से एक राष्ट्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखाते थे। महाराष्ट्र में इस बारे में पहले से ही आदेश हैं और हम इसको महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय आदेश के तौर पे देख सकते हैं। इसमें जो दो बड़े समझता हूं कि आने वाले समय में इस आदेश में जो जटिलताएं हैं, जो लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं, एक पहला तो उसमें यह है कि किसी भी तरीके से राष्ट्रगान का आप कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं ले सकते हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा मैं असहमत हूं कि इस आदेश का पालन कैसे होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी ने राष्ट्रगान के आधार पर कोई म्यूजिक कैसेट बनाया, किसी ने सीडी बनाई, तो वो तो इसके दायरे में आ जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। दूसरा, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि राष्ट्रगान को आप ड्रामेटाइज नहीं कर सकते हैं, आप जो जैसा राष्ट्रगान वैसा ही हो। तो क्या उसकी जो नाट्य अभिव्यक्ति है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, क्या उसमें उन्होंने इस पे बंदिश लगी है? तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर की दिक्कत पैदा हो सकती है कि उन्होंने बोला है कि जब राष्ट्रगान होगा तो उस समय सिनेमा घरों में जो गेट हैं वो बंद हो जाएंगे और राष्ट्रगान खत्म होने पे ही खोलेंगे। उस बीच में कोई आदमी चहलकदमी नहीं कर सकता, सभी लोग खड़े होंगे। तो क्या अगर मान लीजिए गेट नहीं बंद हुआ या चालू रहा या लोग उस समय आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीटों में बैठ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो क्या वो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे? उल्लंघन में, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस तरह के उल्लंघन में कोई सजा हो। जो एक कानून ये है कि अगर कोई जानबूझ करके राष्ट्रगान का अनादर करता है तो उसके लिए सजा की 3 साल तक की सजा का उसमें निर्देश है। लेकिन ये इस तरह की ये एडवाइजरी मानी जाएगी। इस तरह की एडवाइजरी के उल्लंघन में दंड क्या होगा, इस बारे में भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और प्रकाश आएगा। प्रवीरा, क्या इसे लागू करने में जो सबसे अहम भूमिका मैं कहूँ आम जनता की और उन सिनेमाघरों के मालिकों की होगी? क्योंकि बिल्कुल बहुत अहम आपने पॉइंट कहा कि जो तीसरा पॉइंट था कि दरवाजे बंद होंगे, उस वक्त सभी को सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और आमतौर पर सिनेमा का जब शो शुरू होता हम जानते हैं कि एक तरीके से भगदड़ का माहौल होता है, लोग आते जाते रहते हैं। देखिए, इसमें 4 लोग हैं जिनका कि सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सिनेमाघर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उन लोगों को लागू करना है। और आज अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि इस आदेश की कॉपी सारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को भेजी जाएगी। दूसरे नंबर पे सिनेमा हॉल हैं जहाँ की मैनेजमेंट को इस आदेश को पालन कराना है। तीसरे नंबर पे जनता है। जनता को इस आदेश में, जैसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें। और चौथे नंबर पे इन्फोर्समेंट है कि कहीं इसमें, जैसे एक बार अभी कुछ दिनों पहले लड़ाई झगड़ा हो गया था, एक कोई व्यक्ति अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ गया और वो राष्ट्रगान के समय में महाराष्ट्र में नहीं खड़ी हुई और लोगों ने, दर्शकों ने उनके साथ कुछ झगड़ा किया। तो कुछ अगर किसी वजह से कोई आदमी नहीं खड़ा हो रहा है, वहां पर उपद्रव हो जाए या इस तरह की कोई कानूनी समस्या पैदा हो जाए, तो मैं समझ रहा हूं कि उसमें इन्फोर्समेंट कैसे होगा, ये 4 बिंदु इस पूरे आदेश के पालन में महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अहमदाबाद की शाही जामा मस्जिद
प्राचीन भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य शैली का खूबसूरत सम्मिश्रण। इस मस्जिद में है अलग अलग ऊंचाई के कुल 260 स्तंभ और 15 गुंबद। पीले बलुआ पत्थर से बनी इस विशाल इमारत में है 3 प्रवेश द्वार, मुख्य प्रार्थना कक्ष और प्रार्थना कक्ष से लगे 2 विशाल दालान। सन 1423 में स्थानीय शासक अहमद शाह ने करवाया था इस खूबसूरत मस्जिद का निर्माण। सेना ने आज जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर में दूसरे दिन भी सर्च अभियान जारी रखा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी नगरोटा जाकर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। वहीं बीएसएफ ने सीमा पर सुरंग का खुलासा किया। जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर में सेना ने दूसरे दिन तलाशी अभियान चलाया। सेना के मुताबिक शिविर में किसी आतंकी के छुपे होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन किया गया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग नगरोटा पहुंचे और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। बीएसएफ ने खुलासा किया है कि बुधवार सुबह सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग मिली है। माना जा रहा है कि ये सुरंग है जिसके जरिए आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। ये 2x2 का एक ओपनिंग है और ऐसे लग रहा है कि आदमी उसमें क्रॉल करके मैनेज करके आए हैं। सांबा और नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और दूसरी चीजें मिली हैं जो पाकिस्तान में बने हैं। बीएसएफ का कहना है कि वो सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, चौकस है और हमारी पूरी तैयारी है। 24 घंटे हम तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में सीमा पर तनाव और आतंकी घटनाओं में तेजी पर चिंता जताई है। We have seen a significant increase in tension along the line of control. Unfortunately, we've also seen a significant rise in militancy, both the state government and the central government, to secure our borders and to ensure that we can live in peace. जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को करारा जवाब दिया जा रहा है। टेररिस्ट आए थे, सारे एलिमिनेट हो गए, एक भी बच के भाग नहीं पाया। लेकिन हमारे साथ के लगभग जवान जो हैं, फौज के जवान जो शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मंगलवार तड़के आतंकियों ने नगरोटा स्थित सैन्य शिविर पर हमला किया था। इसमें सेना के 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हो गए थे और 3 आतंकी मार गिराए गए थे। वहीं सांबा सेक्टर में भी बीएसएफ ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों ही सदनों में आज नगरोटा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि की मांग की गई, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहने के चलते विपक्ष की मांग नहीं मानी गई है। इसके बाद लोकसभा से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। वहीं सरकार ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नगरोटा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। उन्होंने इस मामले में रक्षा मंत्री के बयान की भी मांग की। बीएसपी और टीएमसी ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। नगरोटा के जो हादसा हुआ उसको लेकर सुबह हमारे एमपी चाहते थे वो भी चोरी हो जाएगा, तो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे दे। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद 25 आर्मी पर्सोनल का मौत हुआ है। पिछले दिन कल भी 7 आर्मी जवान शहीद हो गए। भी रिसेंटली 2 अधिकारियों को मिलाकर 5 और थे, तो 7 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन माननीय सभापति जी, तो सरकार इस मामले में हमें बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। उपसभापति और सरकार ने साफ किया कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेता सदन ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। विपक्ष के गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। 12 बजे तक
इधर लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने सदन से वॉकआउट किया। कॉम्बिंग इज ऑन, वो थोड़ी सी जानकारी पूरी ले लेते हैं, होने दो। और फिर अभी तक करी थी क्या कभी? आप हमारी भी बात करेंगे ना? ऑबिचुअरी देने में कभी कोई ये नहीं है। बाद में विपक्ष ने सरकार पर स्पीकर को इस मामले की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया, लेकिन इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। ऑबिचुअरी रेफरेंस के वक्त हमने जो उठाया था वो आपके खिलाफ नहीं था। It was not any attempt to hurt you for your walkout. If as hurt you, तो we express our regret. सरकार का कहना था कि ऐसे संवेदनशील विषय पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। It's okay. हमारे वीर जवानों के शहादत के बारे में, उसके श्रद्धांजलि के बारे में राजनीति करना शोभा नहीं देती है, ठीक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सैन्य शिविर पर मंगलवार को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हुए थे। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर संसद के दोनों सदनों में अवरोध आज भी बना रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने नोटबंदी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग की, तो वहीं लोकसभा में चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। सदन में 10वें दिन भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग बेहाल हैं और नोटबंदी की वजह से मारे गए लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की मांग की। बगैर तैयारी उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसमें 82 लोग मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नोटबंदी का बिना तैयारी के तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है तो उससे लगभग 90 के आसपास चर्चा शुरू करो। लोग मर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर शोक प्रस्ताव आना चाहिए सरकार की ओर से। जो नोटबंदी की है वो देश के लिए की है, तो देश के खातिर जो लोग 90 लोग जो लाइन में खड़े थे, बूढ़े बच्चे, वो सब लोग जो है वो उनका इंतकाल हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग दोहराई। विपक्षी दलों ने नोटबंदी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की। But the Prime Minister has said a lot of things outside the House, painting all political parties in a very poor light. He needs to come here and tender an apology. Let's carry on with the debate after that. गरीब लोग मरे हैं, उनको कम से कम 10 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। सरकार ने विपक्ष से नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने की बात कही। करेंसी के विषय पे चर्चा चल रही है और सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। आखिरकार सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। House stands adjourned till 11 AM on Thursday, 1st December. इधर लोकसभा में नोटबंदी के मसले पर अवरोध हुआ। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने नियम 56 के तहत चर्चा की मांग की। आप कोई भी रूल में ले लीजिए जिसमें डिबेट होगा और वोटिंग होगी। रूल 388 और 389 के तहत आप कर सकते हैं। ये संसद में सभी लोग चाह रहे हैं कि इसके बारे में चर्चा हो, लेकिन किस रूल पे हो ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि एडजॉर्नमेंट मोशन हमने दिया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर व्यापक चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए 16 तारीख से हम तैयार बैठे हैं। हर दिन हम चर्चा करने के लिए तैयार है। इसको वोटिंग के तहत डिवाइड करना, ये डिवाइडेड मैसेज देश को देना, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आखिर में इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जनधन खातों में दुरुपयोग की खबरों के बाद सरकार ने इन खातों से रकम निकालने पर बंदिश लगा दी है। इन खातों से 1 महीने में अब सिर्फ 10,000 रुपए तक ही निकाले जा सकते हैं। इस बीच संसद के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोटबंदी पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरबीआई ने जनधन खातों से रकम निकालने पर कुछ बंदिशें लगाई हैं। केवीआईसी नियम पूरा करने वाले खातों से 1 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं,
जो खाते ये नियम पूरा नहीं करते हैं उनसे 5,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए बैंक मैनेजर 10,000 से भी अधिक निकासी की अनुमति दे सकता है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की लिमिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आयकर संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर कुछ इस तरह हमला किया। हमारा कहना है कि 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया है सरकार ने चोरों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पटना में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी स्त्री धन के साथ महिला शक्ति का अपमान है। आज क्या बोला, बटुआ बंद कर दो, मोबाइल लेके चलो। तुम जनता को बटुआ बंद कर सकते हैं? हमारा माँ बहन को बटुआ बंद करके क्या कर सकते हो तुम? ये माँ बहन का अपमान है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नोटबंदी के बाद 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। तो जिस प्रकार से भारत सरकार ये 8 लाख के घोटाले को छुपाने के लिए रोज गोलपोस्ट बदलती है, अब ये जनता के सामने आ गया है। अब ये ड्रामा बहुत दिन नहीं चलने वाला और भारत सरकार इस 8 लाख करोड़ के घोटाले की जांच कराए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। उधर सरकार ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के विरोध पर विपक्ष की एकता टूट गई है। They have called for a band, which was a total flap. They have called for आक्रोश प्रदर्शन देश भर में, वो भी फेल हो गया। They tried to come together, but there were now divisions because some people wanted rollback. नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार इसे काला धन के खिलाफ बड़ी लड़ाई बता रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में लगी हुई है और उसके लिए आज 13 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसकी अगुवाई आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे। समिति में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये समिति दुनिया भर में नकदी के बिना लेन देन का अध्ययन करेगी और इस आधार पर रोडमैप तैयार करेगी और इससे आने वाली बाधाओं को दूर करने का सुझाव देगी। समिति कैशलेस ट्रांजैक्शन को घर घर पहुंचाने के उपायों पर भी सुझाव देगी। संसद की कैंटीन में खाना खाने के बाद आप कार्ड से अब भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा आज से संसद की कैंटीन में शुरू की गई। इसके लिए स्वाइप मशीनें लगाई गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कई बार खुले पैसों की समस्या आती है और इस व्यवस्था से इससे निपटने में मदद मिलेगी। तो एक कैशलेस की तरफ हम भी पार्लियामेंट की तरफ से भी हमने ये शुरुआत की और यहाँ तो अब हर काउंटर पे कैंटीन के ये पेमेंट हो जाएगा, सेंट्रल हॉल में हो जाएगा। हाँ, ये मैसेज भी है। देश की विकास दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ी। अप्रैल से जून के बीच ये बढ़ोतरी 7.1 थी। इस दौरान विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी के विकास दर 7.6 थी। वहीं बुनियादी क्षेत्र में वृद्धि दर 6 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। अक्टूबर में ये 6.6% की दर से बढ़ा, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 3.8% थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।